दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल एज इफेक्ट का तात्पर्य क्या है? क्या है इकोलॉजिकल एज इफेक्ट का तात्पर्य? तो वह दो पारितंत्रों की सीमा पर जैव विविधता में परिवर्तन। जब दो पारितंत्रों की सीमा पर जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जब दो अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एक जंगल और एक घास का मैदान आपस में मिलते हैं, तो उनके संक्रमणकालीन क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इस सीमा रेखा या संक्रमण क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष बदलाव दिखे जाते हैं जिन्हें एज इफेक्ट या कोर प्रभाव कहते हैं। कैसे प्रभाव दिखते हैं? जैव विविधता में वृद्धि। इन क्षेत्रों में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के संसाधन मिलने के कारण प्रजातियों की संख्या और घनत्व दोनों ही मूल तंत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक हो सकते हैं। हमें एक जंगल हो गया, एक घास का मैदान हो गया, तो इनके संसाधन मिलेंगे तो वो घना दिखेगा। मान लीजिए जहाँ एक घना जंगल और एक खुला मैदान मिलते हैं, वहाँ पक्षियों और छोटे जीवों की आबादी केवल जंगल या केवल मैदान की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें दोनों क्षेत्रों का लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माइकोरहिजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। और दूसरा कथन है, यह पौधों द्वारा जल एवं खनिज अवशोषण में सहायता करता है। तो आपके दोनों ही सत्य है। पहला कथन है, माइकोरहिजा कवक और उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। इसमें कवक और पौधा दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा है आपका, यह पौधों द्वारा जल एवं खनिज अवशोषण में सहायता करता है। तो कवक का जाल मिट्टी में बहुत दूर तक फैल जाता है। यह पौधों की जड़ों की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से जल, फास्फोरस और अन्य आवश्यक खनिजों का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करता है। इसके बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोजन देता है। माइक्रोलाइजा के कुछ प्रमुख लाभ होते हैं, जैसे यह पौधों को सूखी की स्थिति से निपटने में मदद करता है। यह जड़ों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। यह बंजर या कम उपजाऊ मिट्टी में भी पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ब्रेला स्पाइसिस संरक्षण की अवधारणा किस पर आधारित है? किसकी अम्ब्रेला स्पाइसिस संरक्षण की अवधारणा? तो वो आधारित है, एक प्रजाति के संरक्षण से अनेक अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है। कैसे? जिस तरह एक छाता हमें और हमारे साथ के अन्य सामानों को बारिश से बचाता है, ठीक उसी तरह अम्ब्रेला प्रजाति पारिस्थितिकी में काम करती है। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए बहुत बड़े प्राकृतिक आवास और विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। जब हम किसी ऐसी मुख्य प्रजाति को बचाने के लिए पूरे जंगल या आवास को सुरक्षित घोषित करते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों अन्य छोटे जीव जंतु, कीट पतंगे और वनस्पतियां अपने आप सुरक्षित हो जाती हैं। मान लीजिए टाइगर, क्या बाघ। भारत में बाघों को बचाने के लिए जब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विशाल जंगलों को टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो उन जंगलों में रहने वाले हिरण, बंदर, पक्षी, पेड़ पौधे और नदी को भी सुरक्षा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? किसका? यूट्रोफिकेशन का। तो वो क्या है? मुख्य कारण है जल में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा अधिकता। जब किसी जलाशय में कृषि अपशिष्ट, घरेलू सीवेज या औद्योगिक कचरे के कारण नाइट्रेट और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पोषक तत्वों की इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल की सतह पर शैवाल और जलीय पौधे बहुत तेजी से फैल जाते हैं, जिससे पूरा पानी हरा दिखने लगता है। शैवाल की है मोटी परत सूर्य की रोशनी को पानी के नीचे जाने से रोक देती है। जब ये शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें सड़ने के लिए पानी की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों और अन्य जलीय जीव जंतु दम घुटने से मरने लगते हैं, जिससे पूरा जल तंत्र नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्लैगशिप स्पाइसेस का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? किसका? फ्लैगशिप स्पाइसेस का। तो वो किया जाता है जन जागरूकता एवं संरक्षण अभियान। किस लिए किया जाता है? जन जागरूकता एवं संरक्षण अभियान के तहत। पारिस्थितिकी में फ्लैगशिप प्रजाति किसी ऐसे जीव को चुना जाता है जो बहुत आकर्षक, प्रसिद्ध या लोगों के बीच लोकप्रिय होता है। इसका उपयोग एक ब्रांड एम्बेसडर या प्रतीक के रूप में किया जाता है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है आम जनता और सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करने और पैसे इकट्ठा करने के लिए इन प्रजातियों के चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है। भले ही अभियान किसी एक फ्लैगशिप प्रजाति के नाम पर चलाया जा रहा हो, लेकिन उसे बचाने के प्रयास में उसका पूरा प्राकृतिक आवास और वहां रहने वाले अन्य सैकड़ों छोटे बड़े जीव भी सुरक्षित हो जाते हैं। मान लीजिए जियांट पांडा, यह WWF वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर का वैश्विक प्रतीक है, जिसका उपयोग पूरी दुनिया में वनस्पति वन्यजीव संरक्षण की अलख जगाने के लिए किया जाता है। एशियाई शेर और गंगा डॉल्फिन जैसे है प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक से संबंधित है? किसकी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की अवधारणा? तो वो संबंधित है नॉर्मन मायर्स से। किससे? नॉर्मन मायर्स। ब्रिटिश पारसिकी वैज्ञानिक नॉर्मन मायर्स ने 1988 में कब दी थी अवधारणा? 1988 में दी थी अवधारणा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। यह पृथ्वी के उन भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है, लेकिन साथ ही वहां के मूल जीवों और वनस्पतियों पर मानव गतिविधियों के कारण अस्तित्व का गंभीर संकट मंडरा रहा होता है। क्या क्या शर्तें होती हैं हॉटस्पॉट की? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कम से कम वहाँ पर 1500 संवहनी पौधे स्थानिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, एंडेमिक होने चाहिए, यानी ऐसे पौधे जो दुनिया में कहीं और ना पाए जाते हो। ऐसे कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए जो दुनिया में कहीं और पाए ना जाते हो। उस क्षेत्र की कम से कम 70% मूल वनस्पति नष्ट हो चुकी हो, यानी वह गंभीर संकट से ग्रस्त हो। दुनिया के कुल 36 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हॉटस्पॉट प्राप्त हॉटस्पॉट में से 4 भारत में आते हैं। दुनिया में कितने आपके हॉटस्पॉट कितने हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 36। और भारत में कितने हैं आपके? 4। कौन कौन से? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और वुडलैंड, जिसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमनलिज्म में क्या होता है? किसमें कॉमनलिज्म में क्या होता है? उसमें होता है एक लाभान्वित और दूसरा अप्रभावित। क्या होता है? एक लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। सहभोज्यता क्या है? पारिस्थितिकी में यह दो अलग अलग प्रजातियों के बीच एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीव पर ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? शार्क और रेमोरा मछली। क्या? शार्क और रेमोरा मछली। रेमोरा मछली अपने सिर पर बने एक चूषक, एक अगर की मदद से शार्क के शरीर से चिपक जाती है। क्या करती है? शार्क के शरीर से चिपक जाती है रेमोरा मछली। इससे उसे मुफ्त में सुरक्षा और यात्रा मिल जाती है। जब शार्क शिकार करती है तो बचे हुए टुकड़े रेमोरा खा लेती है। क्या करती है? बचे हुए टुकड़े रेमोरा खा लेती है। इससे शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मवेशी, बगुला और गाय भैंस। जब गाय या भैंस घास चढ़ते हैं तो उनके जलने से घास में छिपे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। पास में खड़ा बगुला उन्हें आसानी से खा लेता है। यहाँ बगुले को भोजन मिल जाता है, लेकिन मवेशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? कौन सी बुक? रेड डेटा बुक। तो ये संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख। क्या है? रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पाइसेस, संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर के संकटग्रस्त, दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर खड़े पौधों, जानवरों, कवक और अन्य जीवों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो प्रजाति खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है IUCN। कौन? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे जारी करता है। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी वर्ष 1964 में। इस किताब में जीवों की स्थिति को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर पेज गुलाबी है तो उन प्रजातियों के लिए जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जो बिल्कुल डेंजर में है। हरा पेज उन प्रजातियों के लिए है जो पहले खतरे में थी लेकिन संरक्षण प्रयासों के बाद अब सुरक्षा में आई गई हैं। IUCN का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? IUCN का मुख्य आपके ग्लैंड में। कहाँ पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संस्था जीवों को उनकी स्थिति के आधार पर 9 अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या बनाने में? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। तो उनकी भूमिका होती है सभी जैविक और अजैविक घटकों की, और बायोटिक्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की भूमिका होती है। इकोलॉजिकल बैलेंस है क्या? पारिस्थितिक संतुलन किसी पर्यावरण में जीवों के बीच और उनके अपने पर्यावरण के साथ एक स्थिर संतुलन की स्थिति से है। इसे बनाए रखने के लिए प्रकृति का हर एक तत्व जरूरी है। जैविक घटक क्या होते हैं? इसमें उत्पादक जैसे पौधे होते हैं, उपभोक्ता जीव जंतु जो पौधों या जीव को खाते हैं, और अपघटक बैक्टीरिया, कवक जो मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं शामिल हैं। इनमें से किसी एक की कमी पूरी खाद्य श्रृंखला को बिगाड़ सकती है। जैविक घटक में कौन होते हैं? आपके पौधे होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक में आपके बैक्टीरिया, कवक जो मिट्टी में सड़ाकर खाते हैं।
और फिर आपके अजैविक घटक। इसमें सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान और खनिज शामिल होते हैं। इनके बिना जैविक घटनों का अस्तित्व भी संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। यदि किसी जंगल से सभी मांसाहारी जीवों को हटा दिया जाए तो शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे एक सारा जंगल ही चर जाएंगे। इससे अंततः भोजन और पानी की कमी हो जाएगी और पूरा संतुलन नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड वेब क्या दर्शाता है? कौन सा फूड वेब क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं। इंटरकनेक्टेड फूड चेन दर्शाता है फूड वेब। प्रकृति में कोई भी जीव केवल एक ही प्रकार के भोजन पर निर्भर नहीं रहता। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वे एक जटिल जाल जैसा ढांचा बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। खाद्य जो आपके अब कहेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है? तो खाद्य श्रृंखला जो होती है यह ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा और एकल मार्ग दर्शाती है, और जो खाद्य जाल होता है यह अत्यधिक वास्तविक होता है, क्योंकि इस एक जानवर कई अलग जीवों को खा सकता है या कई जीवों का शिकार बन सकता है। इसका महत्व क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए खाद्य जाल बहुत जरूरी है। यदि किसी कारणवश इकोसिस्टम से एक प्रजाति कम या नष्ट हो जाती है तो उसे खाने वाले जीव भूखे नहीं मरते, बल्कि वे वैकल्पिक भोजन चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यूचुअलिज्म का उदाहरण कौन सा है? म्यूचुअलिज्म का उदाहरण कौन सा है? वो है आपके लाइकेंस। कौन सा? लाइकेंस। म्यूचुअलिज्म है क्या? सह परोपकारिता है क्या? यह दो अलग अलग प्रजातियों के बीच का एक ऐसा सकारात्मक पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है और वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। लाइकेन क्या है और सबसे बेहतरीन उदाहरण क्यों है लाइकेन? लेकिन कोई अकेला जीव नहीं है, बल्कि यह कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है। क्या होता है शैवाल का काम? शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक को दे देता है। कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करके शैवाल को प्रदान करता है। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, इसलिए ये आपका उदाहरण है। म्यूचुअलिज्म इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक होता है? किस प्रकार का प्रदूषक होता है? मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी इस बारे में। वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का। लाइकेन पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि उन्हें प्राकृतिक जैव सूचक कहा जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह गैस मुख्य रूप से कोयले के जलने, कारखानों और वाहनों के धुएं से निकलती है। यदि किसी क्षेत्र के पेड़ों के छालों या चट्टानों पर प्रचुर मात्रा में लाइकेन उग रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि वहाँ की वायु बहुत शुद्ध और स्वच्छ है। बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लाइकेन आमतौर पर दिखाई नहीं देते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लाइकेन डेजर्ट कहा जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के साथ साथ हवा में मौजूद भारी धातुओं और रेडियोधर्मी कणों को भी अपने भीतर सोख लेते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को वायु की गुणवत्ता मापने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने पर सामान्यतः क्या होगा? अगर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो समर्थित जनसंख्या बढ़ सकती है। क्या हो सकती है? समर्थित जनसंख्या बढ़ सकती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी से तात्पर्य जीवों की उस अधिकतम जनसंख्या से है जिससे वह पर्यावरण बिना किसी नुकसान के दीर्घकाल तक भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर जीवित रख सकता है। यदि किसी क्षेत्र की वहन क्षमता बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पानी, भोजन और रहने की क्षमता पहले से अधिक उपलब्ध हो गई है। संसाधनों की प्रचुरता के कारण वह पारिस्थितिकी तंत्र पहले की तुलना में अधिक आबादी या जनसंख्या या का बोझ उठाने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का अंतिम स्थिर चरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है अंतिम स्थिर चरण? तो वो कहलाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? पारिस्थितिकी अनुक्रम। जब किसी खाली या उजाड़ क्षेत्र जैसे ज्वालामुखी का ठंडा लावा या कटा हुआ जंगल पर समय के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्न जीव और पौधों की प्रजातियों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। तो इसी क्रमिक बदलाव क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मान लीजिए कोई उजड़ी हुई जमीन है या फिर कोई ज्वालामुखी का ठंडा लावा है, कटा हुआ जंगल है, वहाँ पर प्रजातियों को धीरे धीरे विकास हो रहा है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरा पर्यावरण स्थिर नहीं हो जाता। कौन कौन सा चरण है इसके अनुक्रम के? सबसे पहले आते हैं पायोनियर स्टेज, अग्रणी चरण। जब किसी खाली क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली प्रजाति होती है, जैसे जंगल चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन या फिर काई, इन्हें पायोनियर
स्पीशीज कहते हैं। फिर आती है क्रमकिचन्स, रियल स्टेज, पायनियर प्रजाति के बाद आने वाले बीज के अस्थायी चरण, जहाँ छोटे पौधे से लेकर झाड़ियाँ और नए पेड़ उगते हैं, यह निरंतर बदलता रहता है। फिर आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, यह अनुक्रम का अंतिम अत्यधिक विकसित और स्थिर चरण होता है। यहाँ की वनस्पतियाँ और जीव उस क्षेत्र की जलवायु के साथ पूरी तरह संतुलन बना लेते हैं और जब तक कोई बड़ा प्राकृतिक संकट ना आ जाए, यह समुदाय लंबे समय तक वैसा ही बना रहता है, जैसे एक घना पुराना जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में सामान्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में तो होते हैं आपके 3 क्षेत्र। कितने? 3 क्षेत्र होते हैं। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत एक बायोस्फीयर रिजर्व में को सामान्यतः 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जाता है कोर क्षेत्र, कोर जोन। यह सबसे आंतरिक और पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि जैसे खेती, बस्तियाँ या लकड़ी काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। इसका उपयोग सरकारी निगरानी और बहुत सीमित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। फिर आता है बफर जोन। यह कोर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरता है। इस क्षेत्र में केवल ऐसी गतिविधियों की अनुमति होती है जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर आती है संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे भारी हिस्सा होता है, जहां स्थानीय समुदायों और रिजर्व प्रबंधन के बीच सहयोग से मानव बस्तियां, खेती, वनों का प्रबंधन और सतत विकास जैसी सामान्य मानवीय गतिविधियां की जा सकती हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये MCQs कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।